Rahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. आज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। अब आपका ये जो थर्ड चैप्टर है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है जिसके ऊपर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको समझना है, इसको याद नहीं करना, आपने इसको समझना है। अगर आप समझेंगे तो आपको ये खुद ही आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है। जियो मीन्स अर्थ, जियो कहा जाता है अर्थ को। स्ट्रेटजी आपको कहते हैं हिकमत अमली को। तो जिस तरह पाकिस्तान की लोकेशन है, तो पाकिस्तान की उस लोकेशन की दुनिया के अंदर जो स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ट्रेड होता है, वॉर्स होती हैं, या फिर दूसरे जितने भी रिलेशंस दुनिया की कंट्रीज़ के अंदर डेवलप्ड होती हैं, तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसका क्या किरदार है, उसकी अहमियत क्या है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह जब आप कोई घर लेते हैं, कोई भी घर हो, अगर आप घर जो है वो किसी ऐसी जगह पर ले रहे हैं जिसके सामने बहुत ही बड़ी गली स्ट्रीट आ रही है या फिर बहुत ही बड़ा रोड आ रहा है, मेन रोड आ रहा है, तो उस घर की वैल्यू, उस घर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है बनिस्बत के आप वो घर लें जो एक तंग गली के अंदर घर हो, तो उसकी जो डिमांड है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती है। और जो आप किसी कुशादा जगह पर किसी बड़े रोड के सामने किसी बड़ी गली में आप कोई घर लेते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा होती है। इसी तरह ममालिक के अंदर भी जो ममालिक जिनकी लोकेशन अच्छी होती है, उनके आसपास अच्छे कंट्रीज़ होते हैं, उनके पास समंदर होता है, तो उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह आज हम पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसको हम देखते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जियो स्ट्रेटजी की मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो के अंदर हम जो जिस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान की लोकेशन है, कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे, और उन नेबरिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है इसकी थ्रू आउट द हिस्ट्री, जब से पाकिस्तान बना है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या रही है, हम उस चीज़ को भी देखेंगे। और आजकल पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो जियोग्राफिक लोकेशन है पाकिस्तान की, उसकी क्या इम्पोर्टेंस आज की दुनिया के अंदर मौजूद है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये पाकिस्तान की लोकेशन को एक दफ़ा देख लें आप। हमने पहले भी डिस्कस किया था, पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, अफ़गानिस्तान आ जाता है, ईरान आ जाता है। ये आप देखें, ये वाला एरिया जो अफ़गानिस्तान का है इसको वाखान का एरिया कहते हैं। तो ये 20 किलोमीटर है, जो नैरोएस्ट पॉइंट है वो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बिल्कुल कम है। तो आप ये 20 किलोमीटर से आप देखें तो आप ताजिकिस्तान, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ये जो सेंट्रल एशिया के अंदर कंट्रीज़ हैं इन के बहुत ही करीब है। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर मौजूद है, एशिया के जो सदर्न पार्ट है उसमें मौजूद है। तो पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी आ जाता है, जिसे हम इंडियन ओशन कहते हैं। तो ये पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब थोड़ा सा इस मैप को बड़ा करते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से कंट्रीज़ पाकिस्तान के करीब आते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब यहाँ पर इस बड़े मैप के अंदर हम देखें तो पाकिस्तान ये इस जगह पर मौजूद है, ठीक है। अब पाकिस्तान के साउथ में यहाँ पर अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, इंडियन ओशन आ जाता है। तो जब भी किसी मुल्क के पास ओशन होता है, पानी होता है, तो उस मुल्क को बड़ा फ़ायदा होता है कि वो ट्रेड कर सकता है, वो ट्रेड करता है, और जब वो ट्रेड करता है तो उससे उसको फ़ायदा होता है, दूसरी कंट्री से वो कनेक्टेड रहता है। अब पाकिस्तान के इस तरफ देखेंगे आप, नॉर्थ वेस्ट में, तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर कंट्रीज़ हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के पास समंदर नहीं है। यहाँ पर भी ये जो पानी है ये लेक है, इनके पास समंदर नहीं है, इनका बॉर्डर समंदर के साथ टच नहीं करता है। तो इनको अब ट्रेड में मुश्किलात होती हैं। ट्रेड में इनको क्या मुश्किलात होंगी कि इनको या तो फिर पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करना पड़ेगा या तो फिर ईरान के थ्रू ट्रेड करना पड़ेगा।
मतलब किसी ना किसी दूसरी कंट्री से क्रॉस होकर उनको ट्रेड करना पड़ेगा। अब अगर पाकिस्तान ट्रेड करेगा, क्योंकि ट्रेड होता है समंदर के थ्रू, शिप्स के थ्रू ज़्यादातर ट्रेड होता है, तो अगर आप पाकिस्तान ट्रेड करेगा तो पाकिस्तान के पास अपना समंदर है, तो वो उसके थ्रू वो ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी खुसूसी बात, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास बहुत ज़्यादा है, इनके पास गैस बहुत ज़्यादा है, और इनके पास एनर्जी, आप जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं या फिर इस तरह गैस हो गया या फिर दूसरे एनर्जी के रिसोर्सेज इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, जिनसे एनर्जी जनरेट होती है। आजकल हमारे यहाँ एनर्जी का बहुत ही बड़ा मसला है। आप देखें आजकल बिजली महंगी हो रही है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह भी ये है कि हमारे पास एनर्जी की डेफिशिएंसी है। तो पाकिस्तान इनके करीब है, तो पाकिस्तान को ये बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस है कि पाकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कंट्रीज़ हैं उनके करीब है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बात। और दूसरी बात, पाकिस्तान के बराबर में अफ़गानिस्तान, जैसा कि आपको पता है कि है, तो ये अफ़गानिस्तान के साथ साथ आप देखेंगे ईरान, सऊदी अरेबिया यहीं पर करीब है आपके पास, यूएई हो गया, ओमान हो गया, और ये जो कंट्रीज़ हैं इनके पास ऑयल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मिकदार में ऑयल इनके पास मौजूद है। तो पाकिस्तान की लोकेशन इन कंट्रीज़ की करीब होने की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा कि पाकिस्तान के पास अपना समंदर है। अब समंदर होने की वजह से भी पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अब अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको चाइना मिलता है, ये चाइना पाकिस्तान का पड़ोसी है, इधर इंडिया आ गया, इधर रशिया आ जाता है। अब देखिए चाइना, दुनिया की हर कंट्री जो है ना वो ऑयल बहुत ही ज़्यादा ट्रेड करती है, ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है, क्योंकि ऑयल के ऊपर आजकल हमारी बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगर आप हमारे मुल्क की मिसाल लें तो हमारे यहाँ ऑयल महंगा होता है तो बिजली महंगी हो जाती है, क्योंकि ऑयल से बिजली बनती है हमारे यहाँ। ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। आपके पास सब्ज़ी महंगी हो जाएगी, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, आपके पास हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो ऑयल के ऊपर दुनिया की जो ममालिक हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो चाइना, ये रहा चाइना, ये चाइना को जब ऑयल ट्रेड करना होता है तो दुनिया का मोर देन 60% जो ऑयल है वो इस जगह से ट्रेड होता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया, ईरान, ओमान, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो इस जगह से ऑयल ट्रेड होता है। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये आप पानी देख रहे हैं, ये ब्लू कलर, ये इस जगह पर यहाँ से ट्रेड होता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस या पर्शियन गल्फ कहते हैं इसे। तो जब चाइना को ऑयल ट्रेड करना होता है तो चाइना यहाँ से घूम के ये इस जगह से आकर, ये फिर ये इस जगह से आकर, यहाँ से घूम कर यहाँ से ऑयल ट्रेड करता है। तो ये कितना बड़ा रूट हो गया। अब अगर चाइना पाकिस्तान से रास्ता ले और यहाँ से ऑयल ट्रेड करे तो ये कितना छोटा रास्ता हो रहा है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान की लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना अगर यहाँ से ऑयल ट्रेड करेगा या फिर कोई भी ट्रेड करेगा तो चाइना को वो चीप पड़ेगा, वो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी पाकिस्तान की लोकेशन चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रशिया की हम एग्जांपल लें तो रशिया के पास ये ऑयल तो है, ये समंदर तो है, ये पानी तो है, लेकिन ये कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर का मतलब कि इनका जो पानी है वो सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, तो सर्दियों में ये पानी जम जाता है, इनके ऊपर कार्गोज, शिप्स वगैरह नहीं चल पाते, तो जिनकी वजह से रशिया के जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स आपको पता है ना किसे कहते हैं, जो समंदर में हमारे जिनके थ्रू हम ट्रेड करते हैं, एयरपोर्ट हो गया, इस तरह सी पोर्ट होता है, समंदर का जो पोर्ट होता है। तो इन पोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है ना, जो सी पोर्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेड इनके थ्रू होता है। अब रशिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि रशिया के जो पोर्ट्स हैं सर्दियों में वो फंक्शनल नहीं रहते, वो जम जाते हैं, बर्फ़ जम जाती है उधर। लेकिन पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं ना वो वार्म वाटर्स हैं। वार्म वाटर्स वो होते हैं जो पूरा साल फंक्शनल हो। आपके पास जो ग्वादर पोर्ट है, आपके पास कराची में जो कासिम पोर्ट है, तो ये जो पोर्ट्स हैं ये पूरा साल फंक्शनल रहते हैं। तो इनकी वजह से इस पाकिस्तान की लोकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की लोकेशन के हवाले से। आपकी बुक में जो कुछ की पॉइंट्स दी गई हैं उनको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। सेंट्रल पोजीशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड, अब इसका क्या मतलब है। मोरक्को इन द वेस्ट और इंडोनेशिया इन फार ईस्ट। मोरक्को और इंडोनेशिया, अब आप, ये पाकिस्तान है, आप इधर जाएंगे, ये ईस्ट है, तो ईस्ट में इधर अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर मोरक्को आ जाता है।
और अगर आप पाकिस्तान के वेस्ट में जाएंगे तो इधर इंडोनेशिया आ जाता है। तो इधर भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कुछ, और इधर भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान कहाँ पर है, बीच में, ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ठीक है। तो इस हवाले से आपकी बुक में ये पॉइंट दी गई है कि सेंट्रल पोजीशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो मरकज़ी है, बिल्कुल बीच में है। और 1978 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लिबिया जो थे अब्दुल सलाम, वो पाकिस्तान में आए थे। उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज़ एट द हार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक का जो है वो हार्ट है, हार्ट है वो, मुस्लिम ममालिक का दिल है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको याद रखना चाहिए कि किस मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लिबिया अब्दुल सलाम ने कहा था कि पाकिस्तान इज़ हार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की आज़ादी 1947 में हुई थी, और दुनिया के अंदर दो वर्ल्ड वॉर्स लड़ी गई थी। एक 1920s के अंदर थी, 1915 से लेकर कुछ इस तरह, और दूसरी जो वर्ल्ड वॉर थी वो 1945 तक लड़ी गई थी। तो पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उससे 2 साल पहले 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी। ठीक है, दुनिया के अंदर दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई थी। तो दूसरी जंग अजीम जो वर्ल्ड वॉर 2 थी वो ख़त्म होने के बाद दुनिया के अंदर दो बड़ी ताकतवर कुव्वतें मौजूद थी, दो बड़ी पावर्स मौजूद थी। वो कौन सी थी? एक थी यूएसएसआर और एक था यूएसए। यूएसएसआर एक कंट्रीज़ का ग्रुप था, तो जिसे आप रशिया मान लें, तो रशिया उसका समझे कि मेन जो कंट्री था वो था। तो दुनिया के अंदर दो पावर्स मौजूद थी उस वक्त, एक था यूएसए जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, और दूसरा था यूएसएसआर। दुनिया के अंदर दो बड़ी पावर्स मौजूद थी, और इन दो पावर्स के दरमियान दुनिया के ऊपर डोमिनेंसी के लिए एक वॉर लड़ी जा रही थी। वो वॉर कन्वेंशनल वॉर नहीं थी, जिस तरह आप वेपन से, आप टैंक से, आप बॉम्ब से वॉर लड़ते हैं, वो इस तरह की वॉर नहीं थी। वो वॉर इस तरह की थी, उस वॉर को नाम दिया गया है कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है कि वो वॉर हथियारों से नहीं लड़ी जाती। उस वॉर के अंदर क्या होता है कि आप दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनको अपना फ्रेंड बनाते हैं, उनको अपने ब्लॉक में शामिल करते हैं, आप अपनी ताकत बढ़ाते हैं, और इनडायरेक्टली आप जंग लड़ते हैं। आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे जो दूसरा कंट्री है उसको नुकसान हो। तो इस तरह की जो वॉर होती है उसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। इस कोल्ड वॉर के अंदर क्या हो रहा था कि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा जो सोवियत यूनियन था, जिसे यूएसएसआर या रशिया कहते हैं, वो क्या करते थे, दुनिया के अंदर जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो लेस डेवलप्ड हैं, जितनी तरक्की याफ्ता नहीं है, जिनके अंदर पाकिस्तान आ गया, आपके जो दूसरे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान आ गया, या फिर बांग्लादेश आ गया। आपका इंडिया उस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, आजकल तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। तो जो कंट्रीज़ लेस डेवलप्ड हैं उनको अपनी तरफ खींचते थे, वो अपने ग्रुप में शामिल करते थे, उनके साथ, उनको अपने पास उनके साथ फ्रेंडशिप करते थे, तो ताकि वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो फिर वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते थे जिस तरह से एक दूसरे को नुकसान हो। तो इस तरह की वॉर को कोल्ड वॉर कहा जाता है। तो उसके अंदर क्या था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको अपने साथ मिला लेना है। इसे रशियन एक्सपेंशनिज्म भी कहते हैं। एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना। तो रशिया क्या करता था, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है, वो क्या करता था कि दुनिया के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको अपने साथ मिलाता जाता था, ताकि जो है वो उनके ऊपर काबिज होता जा रहा था, ताकि दुनिया के अंदर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए और वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पावरफुल जो है वो कंट्री बन जाए। तो ये थी कोल्ड वॉर, और ये थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और दुनिया के अंदर इस तरह का माहौल चल रहा था। यूएसएसआर और यूएसए अमेरिका के बीच में ये जंग लड़ी जा रही थी। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस थे, या तो फिर वो रशिया के साथ मिल जाए या फिर अमेरिका के साथ मिल जाए। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया अमेरिकन ब्लॉक, पाकिस्तान अमेरिका का साथी बन गया, और पाकिस्तान ने अमेरिका की दो ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन की, सीटो और सेंटो। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनका मकसद था जो यूएसएसआर थी ना उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की थी। पाकिस्तान के भी कुछ इंटरेस्ट थे, लेकिन मकसद ये था कि रशिया के अगेंस्ट थे, और अमेरिका का मकसद ये था इन ऑर्गेनाइजेशंस के बनाने का
कि ये जो रशिया है उसका जो एक्सपेंशन है वो बढ़ता जा रहा है, उसको कम किया जाए, यूएसएसआर जो बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए। पाकिस्तान ने जब सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया तो पाकिस्तान को ज्वाइन करवाया गया, करवाए जाने की वजह क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन इस तरह की थी कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। आप देखें, हम पीछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है आप इसमें देख लें कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर मौजूद है यहाँ पर। अब रशिया यूएसएसआर ये कंट्रीज़ अपने कब्ज़े में उसके कब्ज़े में थे और रशिया ये चाह रहा था कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस आ जाए ताकि ये जो वार्म वाटर्स हैं इनके ऊपर कब्ज़ा किया जाए और ट्रेड को बढ़ाया जाए। अब आप समझ रहे हैं वार्म वाटर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ताकि यहाँ पर ये जो पानी है, यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं, इनके ऊपर कब्जा करके अपने ट्रेड को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो ये रशियन एक्सपेंशनिज्म था। तो उसके अगेंस्ट जो अमेरिका ने ब्लॉक्स बनाए थे, एक को सीटो और सेंटो कहा जाता था, पाकिस्तान ने ये ज्वाइन किए थे। पाकिस्तान के खुद के भी इंटरेस्ट थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये ज्वाइन किए, लेकिन पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस हमें समझनी चाहिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इनवाइट किया कि आप इन ब्लॉक्स को ज्वाइन करें क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने कहा ना तो मैं अमेरिका के साथ हूँ ना तो मैं यूएसएसआर के साथ हूँ, मैं नॉन अलाइंड मूवमेंट 1979 में पाकिस्तान ने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जिसे कहा जाता है नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड मतलब किसी के साथ भी मिला हुआ नहीं है। पाकिस्तान ने पहले किसका ब्लॉक ज्वाइन किया था, अमेरिकन ब्लॉक, लेकिन 1979 में पाकिस्तान ने कहा नहीं, मुझे किसी का साथी नहीं बनना है और पाकिस्तान ने जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन कर ली और पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक से भी बाहर आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, 1980s में यूएसएसआर जो है जिसे आप रशिया कहते हैं, उसने क्या किया कि उसने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अब अफ़गानिस्तान पर हमला करने की वजह क्या थी, अफ़गानिस्तान पर हमला करने की वजह ये थी कि उसके ऊपर कब्ज़ा करके फिर जो उसके करीबी एरियाज़ हैं उनके ऊपर भी कब्ज़ा किया जाए ताकि जो दुनिया के अंदर ट्रेड हो रहा है तो ये जो वार्म वाटर्स हैं, जो पानी है, उसको मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो लोकेशन थी, आप पाकिस्तान की लोकेशन देख लेना, ये आपको इस जगह पर, ये आपको पाकिस्तान दिख रहा है, ये अफ़गानिस्तान पर यूएसएसआर ने हमला कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अफ़गानिस्तान उसके करीब था। तो अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलके जो है वो यूएसएसआर के अगेंस्ट जो है वो लड़ा और पाकिस्तान ने एंटी एक्सपेंशनिस्ट स्टांस लिया। पाकिस्तान ने कहा कि ये जो रशिया का ये जो मंसूबा है कि वो अपनी ताकत बढ़ा रही है और दूसरे ममालिक को कब्ज़े में कर रही है, इससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। रशिया अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद फिर पाकिस्तान की तरफ आएगा ताकि उसके जो समंदरी एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, उस पर भी कब्ज़ा कर रहे और ट्रेड को बढ़ा लें। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके रशिया के अगेंस्ट जंग लड़ी और उससे पता है क्या हुआ, उससे ये हुआ कि यूएसएसआर जिसमें रशिया और दूसरे ममालिक भी शामिल थे वो टूट गया और उससे दूसरे ममालिक बन गए। अब रशिया अलग मुल्क हो गया और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे जिनमें कज़ाकिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था, ताजिकिस्तान था, वो जो थे वो भी अलग हो गए। तो यूएसएसआर जो था उसकी पावर ख़त्म हो गई और उसके साथ कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई। अब ये क्यों हुआ, यूएसएसआर क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर के अगेंस्ट जंग लड़ी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये पाकिस्तान की लोकेशन की इम्पोर्टेंस थी जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान से जो है वो हेल्प मांगी और पाकिस्तान की इस लोकेशन की वजह से जो है वो है अफ़गानिस्तान के अंदर यूएसएसआर को जो है वो शिकस्त हो गई, और यूएसएसआर जो है वो टूट गया और इस तरह पाकिस्तान की जो लोकेशन की इम्पोर्टेंस है वो ज़ाहिर होती है इससे। तो ये थी पाकिस्तान की लोकेशन की इम्पोर्टेंस। अब देखें आजकल क्या इंपॉर्टेंस है, आजकल भी यही इंपॉर्टेंस है। आजकल ये इंपॉर्टेंस है कि पाकिस्तान के पास वार्म वाटर्स हैं, ओशन है, समंदर है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान पूरा साल जो है वो ट्रेड कर सकता है। पाकिस्तान के जो करीबी ममालिक हैं उनके अंदर सेंट्रल एशिया का जैसा कि मैंने बताया, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनके पास बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो लेकिन इनके पास समंदर नहीं है। तो अब ये पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के थ्रू जब ट्रेड होगा
तो पाकिस्तान के आपने देखा कि अभी हाईवेज़ बन रहे हैं सीपेक के थ्रू, आपने सुना होगा कितने मोटरवेज़ बन गए हैं हमारे, हर जगह हमने मोटरवे बना दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आमदोरफ्त बढ़ेगी, पाकिस्तान से जो गाड़ियाँ गुजरेंगी ट्रेड के थ्रू, तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान के थ्रू जो ट्रेड होगा उससे पाकिस्तान एक ट्रांजिट स्टेट बन गया है, ट्रांजिट फैसिलिटीज़, कि पाकिस्तान से रास्ता लेके जब वो जाएंगे तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इससे पाकिस्तान की इनकम बढ़ेगी। पाकिस्तान के जो मोटरवेज़ हैं उनसे दूसरे ममालिक की गाड़ियाँ गुजरेंगी तो पाकिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट्स का बिजनेस बढ़ेगा, पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारे जो फ़वायद हैं किसको होंगे, ये पाकिस्तान को होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास पोर्ट्स हैं, ओशन है, समंदर है। तो ये ट्रांजिट फैसिलिटीज़ जो दुनिया के अंदर, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं इनके पास बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन क्योंकि इनके ये लैंड लॉक्ड हैं, इनके पास कोई समंदर नहीं है, तो इस वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और ये जो मैंने लिखा है CARS, इसका मतलब है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अफ़गानिस्तान, ये लैंड लॉक्ड हैं, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ये पाकिस्तान की लोकेशन को इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं और पाकिस्तान को भी उससे फ़ायदा होगा, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अभी आपने सुना होगा सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। उस सीपेक की वजह से क्या हो रहा है, उस सीपेक की वजह से पाकिस्तान में रोड्स बन रहे हैं, कितनी ज़्यादा रोड्स बन गए, हर जगह आपको मोटरवे दिख रहा है। तो ये मोटरवेज क्यों बने हैं, ये इस ट्रेड की वजह से बने हैं कि जो चाइना पहले यहाँ से ट्रेड करता था, यहाँ से घूम के, अब चाइना क्या कर रहा है कि चाइना ने मोटरवेज बनाए और वो यहाँ से ट्रेड करेगा ताकि उसको फ़ायदा हासिल हो। ना सिर्फ चाइना बल्कि रशिया भी इस रूट से फ़ायदा उठाएगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी इस रूट से फ़ायदा उठाएंगी। तो ये पाकिस्तान की लोकेशन की इम्पोर्टेंस है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सीपेक भी आपने सुना है, जिसके थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जिससे ना सिर्फ ट्रेड होगा पाकिस्तान के थ्रू, बल्कि पाकिस्तान के जो एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, गैस हो गया, बिजली के प्रॉब्लम्स हैं, जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, वो जब पाकिस्तान के जो रूट्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगी, रास्ते इस्तेमाल करेंगे, तो पाकिस्तान एनर्जी और ये जो गैस हो गया और ये ऑयल हो गया, इन चीज़ों को भी इंपोर्ट कर सकता है और इनसे फ़ायदा हासिल कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ जो आपको समझनी चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच। Take care of yourselves. Allah Hafiz, and do subscribe my channel and follow my Instagram and Facebook. Thank you so much. Allah Hafiz.